हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनडीए फर्स्ट 2024 जो कि 21 तारीख को परीक्षा होने वाला है। उसके लिए कंप्लीट जियोग्राफी का 61 क्लास लगाया गया है, जिसमें आपको हर एक पीवाई क्यूज मिलेगा 2019 के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इस क्लास के अंत तक। इसमें टोटल मतलब कि फर्स्ट में और सेकंड में यानी 20 दूनी 40, मतलब कि जितने भी होंगे क्वेश्चन दोनों पेपर के मिलाकर वो सारे जियोग्राफी के क्वेश्चन इसमें होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में जो अगर आपने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, और डाउनलोड कैसे करते हैं ये लाइव प्रूफ देख लीजिए वहाँ पर और डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अधातु खनिज है, मतलब कि जिसमें धातु नहीं होता। ऑप्शन ए है लौ, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन सी डी है बक्साइट। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा ऑप्शन उल्टा सीधा दे दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये अभ्रक कैसे हुआ यहाँ पर देख लीजिए। अभ्रक एक बहुउपयोगी धात्विक खनिज है जो आग्नेय और कयांतरिक चट्टानों खंडों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक की तीन प्रमुख किस्में हैं। अभ्रक तीन प्रकार के होते हैं। श्वेत अभ्रक रूबी अभ्रक भी कहलाता है। श्वेत जो होता है उस रूबी कहलाता है। सफ़ेद धारियों वाला यह चक्र उच्च किस्म का होता है, ये नहीं मतलब कि जो व्हाइट अभ्रक होता है वो अच्छा होता है। पीत अभ्रक को फ्लोगोपाइट कहते हैं, जो दूसरा है पीत है। और अंतिम जो है तीसरा श्याम अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं और इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। इससे अतिरिक्त तीन खनिजों से धातु प्राप्त होता है जिसे धातु खनिज कहते हैं, जैसे लौह, अयस्क, बॉक्साइट और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, निम्नलिखित में कौन सी फसल के उत्तरी राज्य कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है जौ या ऑप्शन डी है रागी। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी। जौ जो है वो उत्तर भारत राज्यों के मतलब रबी फसल है। तो अगर आपको भी नहीं तो जौ हो गया, गेहूं हो गया, जो भी दाल होते हैं अरहर, ये सब हो गए दाल, मसूर और भी बहुत सारे होते हैं। देख लीजिए इसमें दलहन होते हैं। और ये देख लीजिए कंप्लीट हिस्ट्री का इसके इसके बाद जो भी क्लास आएगी वो हिस्ट्री के लिए होगी, तो इस भी क्लास को देखना मत भूलिएगा। और ये जो दूसरा हमारा क्वेश्चन का आंसर है सी, रबी। फसलों की वह प्रकार जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में उनकी कटाई हो जाती है, रबी फसलें कहलाती हैं। इन फसलों को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, मतलब जैसे कि ठंडी जो पड़ती है तो उस समय बारिश नहीं होती है, कभी कभार एक दो बार होती है। तो मतलब उतना ही मतलब ये रबी फसल है, उसमें पानी की ज़रूरत भी उतनी ही होती है। रबी की फसलें में आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूँ, मटर आदि फसलें शामिल की जाती हैं। चावल तथा बाजरा खरीफ की फसल है। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। मतलब कि रबी फसल से पहले ये खरीफ फसल होता है। चलिए, और रागी जो है मड़ुआ जो कहलाता है, जायद की फसल जो मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है, मतलब इसके बाद जो भी बोया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम यूरोप की नदियाँ अच्छी उदाहरण हैं। किस चीज़ के लिए अच्छी उदाहरण है। ऑप्शन ए जल निकास के समानांतर पैटर्न की, ऑप्शन बी जल निकास के त्रिस्तरीय पैटर्न की, या जल निकास के कंटकीय पैटर्न की, या ऑप्शन डी जल निकास के जाल युक्त या ट्रेलिस पैटर्न की। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल निकास के समानांतर पैटर्न की। इसके बारे में क्या हमको मतलब कि इसमें दिया गया है संदेश, देखते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप की नदियाँ समानांतर अपवाह के प्रतिरूप विकसित किया गया है। ये नदियाँ जल निकास के समानांतर पैटर्न की अच्छी उदाहरण है। मतलब कि जो भी उत्तर पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ वेस्ट, मतलब जैसे ये मैप हो गया हमारा, मैप हो गया तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो उत्तर पश्चिम यानी इस साइड के जितने भी नदियाँ होती है वो समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। इन नदियों में सीन, डेन्यू, राइन तथा
अन्य नदियाँ प्रमुख हैं। भारत में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ इसी प्रारूप का पालन करती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी शीत धारा है? मतलब कोल्ड करंट के बारे में बात करना है, कोल्ड करंट के बारे में। ऑप्शन ए है दक्षिण अटलांटिक अपवाह, ऑप्शन बी है मोजाम्बिक धारा, ऑप्शन सी है पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा और ऑप्शन डी है कैरिबियन धारा। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक अपवाह। तो देखिए इसमें कैसे हुआ, दक्षिणी अटलांटिक अपवाह एक शीत धारा है। चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र शीतल होते हैं, इसलिए दक्षिण ध्रुव की ओर से आने के कारण इन धाराओं की प्रकृति शीतल हो जाती है। कहने का मतलब है, ये जो हमारा अर्थ है, इसमें ये पोल है, ये भी पोल है, ये इक्वेटर है बीच में, ठीक। तो अगर पोल की तरफ से जो कोई भी धारा आ रही है तो वो ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब ठंडा रहता है। और ये जो इक्वेटर है, इधर से अगर कोई भी पोल की तरफ जाएंगी करंट तो वो गर्म होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो लाइट है वो परपेंडिकुलर पड़ता है यहाँ पर, तो इसलिए वहाँ के मतलब जो करंट होंगी वो गर्म होंगी, अगर मतलब इक्वेटर से जाएंगी तो। जैसे देखिए, मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर में बहने वाली एक महासागरीय उष्ण धारा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा दक्षिण ऑस्ट्रेलियन महासागरीय उष्ण धारा है, उष्ण मतलब गर्म। तथा कैरिबियन धारा भी एक उष्ण धारा है। चलिए, ये भी वही बात है, ये भी वही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? डेल्टा कहने का मतलब समझ में आता है क्या? तो देखिए, डेल्टा कहने का मतलब मान लीजिए कोई भी नदी है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर अंतिम अपना मुहाना खोलती है, ठीक। तो अगर ईस्ट ईस्ट की ओर अपना मुहाना खोलती है तो उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक, डेल्टा। अगर यही उल्टा बहे, मतलब भारत के पूर्व से बहकर यहाँ पर पश्चिम में आकर अपना मुंह खोले तो उसको एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो इसमें हमको बताना है पारादीप बंदरगाह किस डेल्टा पर स्थित है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए रिहंद, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन डी वैतरणी। तो हमारा इसमें सी सही हो जाएगा, महानदी। देखते हैं इधर सी, पारादीप बंदरगाह गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी और महानदी के मिलन स्थान पर स्थित है। इस बंदरगाह का विकास उड़ीसा से जापान को कच्चा लोहा निर्यात करने के लिए किया गया है। यह बंदरगाह पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इस बंदरगाह का उद्घाटन 12 मार्च 1966 को किया गया था। कौन से काम के लिए? मतलब कि जापान से कच्चा लोहा लाने के लिए किया गया था, पारादीप पोर्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति व्याख्या करती है या करता है? ऑप्शन ए में देखिए, निहारिका परिकल्पना, ऑप्शन बी द्विआधारी सिद्धांत, या सी महाविस्फोटक सिद्धांत, या डी ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना प्लेटेसिम हाइपोथेसिस हाइपोथीसिस और महाविस्फोटक जो है बिग बैंग थ्योरी। द्विआधारी मतलब बाइनरी थ्योरी। निहारिका यानी नेबुलर हाइपोथेसिस। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, जो कि महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कहलाता है। यही जो है मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है सही ढंग से, मतलब अभी तक माने तो। चलिए, हाँ देखते हैं इसमें मतलब बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सभी सिद्धांत अर्थात निहारिका परिकल्पना, द्विआधारी सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना, सभी की अपनी अपनी अलग मात्रा है। मतलब कि ये जो बाकी सब ऑप्शन है, ये भी मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, लेकिन वो सही ढंग से नहीं करते। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद आकाश गंगाओं और सितारों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे यह सघन हुआ, मतलब कि एक दूसरे के पास आया। मतलब जब भी पहले ब्रह्मांड फैला था तो वो मतलब अलग अलग थे,
अलग अलग, मतलब पूरा अलग अलग, और कुछ समय बाद ये डेंस होते गए, नज़दीक आते गए, धीरे धीरे स्थगन हुआ। अतः इसमें महाविस्फोट के उपरांत ब्रह्मांड का अस्तित्व प्रकाश में आया। मतलब जब महाविस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग कहते हैं, उसके बाद ब्रह्मांड का हमारा निर्माण हुआ और वह अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए है सुमात्रा, ऑप्शन सी है जावा, ऑप्शन बी है सुलावसी, या ऑप्शन डी है कलिमंतन। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा कौन सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जावा। मतलब जावा इंडोनेशिया को टच नहीं करता। देखिए सी ऑप्शन, इंडोनेशिया हजारों द्वीपों से निर्मित देश है। इसमें बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, सुलावेसी आदि प्रमुख हैं। भूमध्य रेखीय बोर्नियो, सुमात्रा, कलिमंतन और सुलावेसी से होकर गुजरती है, लेकिन जावा द्वीप से नहीं। जावा द्वीप से नहीं। जकार्ता यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इटिकलाल मस्जिद, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, यहीं पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी चर्ड, ऑप्शन सी हेलाइट, या ऑप्शन डी चाक। इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन ए सेल हो जाएगा, जो कि अवसादी चट्टान नहीं। देखते हैं इसमें सेल जो है, यह एक अवसादी चट्टान है जो जैविक रूप से बनी है। अवसादी चट्टान दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। मतलब कौन, जो रासायनिक प्रक्रिया के कारकों के द्वारा ठोस बन जाती है, एकदम कड़क कड़क ठोस ठोस बन जाएगी, इन्हें ही अवसादी चट्टान। अवसादी सेलों का निर्माण जल, वायु या हिमानी किसी भी कारक द्वारा हो सकता है। मतलब कि तूफान भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, मतलब कि जो हिमालय है वो भी गिर सकता है नीचे की तरफ। तो उस दौरान हमारे अवसादी चट्टानों का निर्माण हो सकता है। ये चट्टानें अधिकांशतः परतदार रूप में पाई जाती हैं। मतलब एक परत, उसके बाद एक परत, उसके बाद एक परत, उसके बाद एक परत, ये ऐसे लेयर फॉर्म में हो सकती है। प्रमुख अवसादी सेल जैसे बालू का पत्थर, चीका सेल, चूना पत्थर, खड़िया, नमक आदि, मतलब अवसादी सेल का एग्जाम्पल है ये सब। चलिए आगे देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षर कूट CFA किसका घोतक है? CFA के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन ए देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी देखिए आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ऑप्शन सी टुंड्रा जलवायु, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। CFA का वर्णन करता है। इसमें देख लेते हैं क्या है CFA। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जलवायु आकलन के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला मौसम वर्गीकरण है। कोपेन ने CFA कुछ प्रकार की जलवायु को आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा है। मतलब ये कोपेन ने कहा है कि CFA जो है आर्द्र है, जिसके मौसमी लक्षण मध्य अक्षांशीय शुष्क या अर्ध शुष्क प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वलन या फोल्ड में अक्षीय तल वास्तव में क्षैतिज रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए समनतिक, आइसोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक नहीं है, आइसोक्लिनन है। बी अपनतिक यानी एंटीक्लिनल, और उसके बाद सियान होता है रिकम्बेस, या ऑप्शन डी एकनतिक यानी मोनोक्लिनल होता है। इसमें आपको आंसर देना है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा अपनतिक यानी एंटीक्लिनल। इसमें जो हमारा फोल्ड है तो होता है, वलन होता है, वो हमेशा क्षैतिज रूप में होता है। देखिए सियान या परविलन,
रिकमेंड फोल्ड में अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है। आल्प अल्प पर्वत नहीं अल्परा पर्वत श्रेणी में ऐसा चलन अधिक पाए जाते हैं। वलन पृथ्वी के अंतर्गत बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा भूपर्वतीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब कंडेंस हो जाता है, तो चट्टानों में लहसुमा मोड़ पड़ जाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को दाबिएगा अगर तो उसमें भीतर मोड़ आ जाएंगे, वही बात बोल रहा है। इस तरह मोड़न को वलन कहा जाता है, यानी फोल्ड कहा जाता है। जो भीतर से मुड़ जाएंगे उसको फोल्ड कहा जाता है। वलन के कारण ही पृथ्वी पर वालित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये अर्थ है, इसके भीतर मान लीजिए आपने कोई बॉल लिया है, उसको भीतर से आप दबा रहे हैं तो वहाँ पर भीतर में फोल्ड उत्पन्न हो जाएगा। मतलब बीच में जो उसकी लेयर होगी, लेयर ऐसे ऐसे मुड़ेगी और जब ऊपर उठेगी मुड़ेगी, वहीं जो सतह होता है वहीं पर वो ऊपर भी उठेगी और वहीं वालित पर्वतों का निर्माण करती है पृथ्वी पर। ठीक, वलन के ऊपर उठे हुए को अपनति कहा जाता है, एंटीक्लाइंस, तथा नीचे धंसे भाग को सिनक्लाइन कहते हैं। प्रत्येक वलन में दो ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ तथा अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन या अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, भारत से अब तक कितने स्थानों को रामसर संरक्षण स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, या ऑप्शन सी 27, या ऑप्शन डी 62। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 27, मतलब को रामसर संरक्षण स्थानों में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी देखिए, रामसर सम्मेलन नौ भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर है रामसर सम्मेलन। इस संदर्भ में 2 फरवरी 1971 को 70 राष्ट्रों ने आर्द्र भूमियों पर एक सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में बुलाया था। रामसर एक शहर का नाम है जो कि ईरान में स्थित है। इसी दिन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसमें रामसर संधि भी कहा जाता है। मतलब कि वह रामसर जगह पर हुई थी, इसलिए उसका संधि कहा जाता है। वर्तमान में भारत के 27 स्थल रामसर संरक्षण स्थलों की सूची में शामिल है। मतलब भारत में 27 जगहों पर वो रामसर मतलब कि कंडक्ट हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा रामसर सुंदरवन डेल्टा है, तो सुंदरवन डेल्टा के बारे में रामसर है। मतलब रामसर सम्मेलन भूमि को संरक्षण करने के लिए होता है, जो कि अगर पेड़ लगाइएगा तो भूमि का संरक्षण होता है। कैसे? मान लीजिए बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर बारिश पड़ता है तो वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। अगर बीच बीच में पेड़ होंगे तो वो गड्ढे नहीं होंगे। इस तरह से मतलब कि जो भूमि होता है उसका संरक्षण होता है। इसे 30 जनवरी 2019 को रामसर साइट घोषित किया गया था। मतलब सुंदरवन डेल्टा को ही रामसर साइट घोषित किया गया है। ये हमारे यहाँ इंडिया में, लेकिन ये ईरान में है रामसर, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। मुंडा भाषा किस समूह के परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रिक, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी द्रविडियन, ऑप्शन सी साइनो तिब्बतन, या ऑप्शन डी इंडो यूरोपियन। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिक, मतलब मुंडा से संबंधित नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसे संबंधित नहीं है। जो मुंडा भाषा ऑस्ट्रो एशियाई यानी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की एक शाखा है। इसका अर्थ है कि मुंडा भाषा वियतनामी भाषा और खमेर भाषा से संबंधित है। भारत में मुंडा के अतिरिक्त और ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की 2 अन्य शाखाएं मिलती है, निकोबारी भाषाएं तथा मासिक भाषाएं। तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाएं द्रविडियन से, चीनी भाषा, तिब्बती भाषा आदि साइनो तिब्बतन से, तथा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषाओं इंडो यूरोपियन से संबंधित है। मतलब इंडो यूरोपियन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी है।
और ये जो तमिल, तेलुगु, मलयालम है ये द्रविड़ियन से, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वेज नहर है, चलते हैं देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए में है स्वेज नहर का निर्माण वर्ष 1869 में हुआ था। ऑप्शन बी है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी है इसमें 6 जलपास तंत्र हैं और जहाज इन जलपासों से होते हुए विभिन्न तलों को पार करते हैं। यह हिंद महासागर के लिए यूरोप को एक नया प्रवेश द्वार प्रदान करता है। तो स्वेज नहर कहाँ है ये पहले आप देख लीजिए। ये है अफ्रीका का मैप और ये है यूरोप का मैप, जिसमें ये है इंडिया। ठीक, तो यहाँ से इंडिया से आते हैं तो यहाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर इराक, ईरान हो गया, ग्रीक हो गया, इधर मिस्र हो गया। तो इधर से ही ओमान के और इधर रास्ते से ये एक पतला मतलब मानव निर्मित बनाया गया था, मतलब ये नेचुरल नहीं है। पहले तो मतलब कि यहाँ से सारे व्यापार इधर होते थे अमेरिका साइड में और यूरोप साइड में, इंडिया से या पाकिस्तान से इधर से भी। अगर चाइना को भी कोई माल आना होता था तो ये डायरेक्ट इधर से आते थे, लेकिन अब यहाँ से आते थे, यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वेज नहर का निर्माण वर्ष 1869 में हुआ, ये सही है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह इधर लाल सागर, इधर भूमध्य सागर नहीं, मेडिटेरियन सी इधर है, लाल सागर इधर है, उल्टा हो गया, ये भी सही है। इसमें 6 जलपास तंत्र है, जहाँ जहाज़ों जलपासों से होते हुए विभिन्न तलों को पार करते हैं। 6 जलपास नहीं है, कम है। यह हिंद महासागर के लिए यूरोप को एक नया प्रवेश, ये हिंद महासागर है और ये यूरोप है, ये यूरोप है, यूरोप के लिए नया जलमार्ग मिला, क्योंकि इधर का रास्ता का जो खर्च है वो आपका बचता है। तो हमारा इसमें सही आंसर माने तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा, क्योंकि हमको गलत बताना है। 3 तो सही है। ठीक, ये सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एनडीए यूपीएससी में। देखिए यहाँ पर स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया था। इसमें 6 जलपास तंत्र हैं। 6 जलपास तंत्र, देखते हैं एक बार। यह नहर 165 किलोमीटर लंबा तथा और जहाज इन पाते हुए विभिन्न तलों को पार करते हैं। अरे यार ये तो सही है, ये भी सही है। इसको तो हटाना पड़ेगा। अच्छा एक बार पढ़ के देख लेते हैं कौन सही है। यह कथन गलत है। अच्छा ये गलत है, देखो आगे नहीं पढ़ा तो यही गड़बड़ होता है। यह नहर 165 किलोमीटर लंबी है, 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। वर्ष 1869 में यह बन कर तैयार हो गई थी। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया। इससे लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती थी। 6000 किलोमीटर, ये देखिए कितना दूरी मतलब है। अतः विकल्प सी स्वेज नहर के संदर्भ में गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत है। ये देखिए मतलब ये सही है हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास पर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? आयनमंडल के ऊपरी हिस्से पर, क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर, सी मध्यमंडल के निचले हिस्से पर, या ऑप्शन डी समताप सीमा की ऊपरी सीमा पर। चलिए देखते हैं इसको। इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा भी सही हो जाएगा, क्षोभ सीमा के ऊपरी सीमा पर, क्योंकि यही जो क्षोभ मंडल है इसी में जो होता है हमारा आंधी तूफान और बादल गरजना, 0 डिग्री तक चल जाना, मतलब मौसम पूरा ठंडा हो जाना, और यहीं पर मतलब कड़कती है बिजली पूरा धूमधाम। चलिए देखिए इसमें क्या बताया गया है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के सभी
मुख्य वायुमंडलीय घटना जैसे बादल, आंधी, वर्षा आदि संपन्न होते हैं। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर 0 डिग्री सेल्सियस तक यहीं पर गिरती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच की सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी मिजोरम। तो ये तो सबको पता है, लोकटक झील मणिपुर में है स्थित। इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है। देखिए, लोकटक झील भारत के ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ताज़े पानी की झील है। यह झील मणिपुर में स्थित है। इस पर तैरते विशाल हरित घेरों की वजह से इसे तैरती हुई झील भी कहा जाता है। इस झील पर तैरता दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसे केबुल लामजाओ के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क झील के बीच में स्थित है। इस नेशनल पार्क को विश्व से विलुप्त होती संघाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक घर माना जाता है। यानी संघाई हिरण भी यहाँ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, स्टेलेग्माइट और स्तंभ पिलर्स किसके भू आकृति निक्षेपण है? चलिए, ऑप्शन ए बहते हुए पानी, ऑप्शन बी पवन या ऑप्शन सी ग्लेशियर या ऑप्शन बी भूमिगत जल। तो हमारा यहाँ पर बहता हुआ पानी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ? देखिए, स्टेलेक्टाइल और स्टेलेग्माइट और स्तंभ आदि भू आकृति संरचनाएं बहते हुए पानी के द्वारा निर्मित होती है। मतलब स्तंभ कैसे होते हैं? तो ये देखिए, ऐसे ही यहाँ से जो पानी आती है तो यहाँ को काटती जाती है तो गढ़ा होता जाता है, तो ये स्तंभ का रूप ले लेता है। इसे शंक्वाकार या बेलनाकार हो सकती है। पानी के वाष्पीकरण के कारण परिणाम स्वरूप इसमें घुले चूना पत्थर भी मिल सकते हैं। ये भी पढ़ सकते हैं आप, उसी का है। ये 17 नंबर, सोपान या सीढ़ी की तरह की खाड़ी, सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली ऐसे वाला, या अंध घाटी यानी ब्लाइंड वैली, या ऑप्शन सी महाखंड यानी गॉर्ज, या ऑप्शन डी गंभीर खंड यानी कैनियन। तो इसमें देखते हैं क्या। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, महाखंड, जिसको गॉर्ज भी कहते हैं। चलिए, खड़े पार्श्वों वाली अर्थात महाखंड गॉर्ज एक गहरी और संकीर्ण चट्टानी नदी घाटियों को सोपान वाली घाटी कहते हैं। एक छोटी तंग घाटी जिसकी ओर की शैल भित्तियाँ ऊर्ध्वाधर होती हैं और उसकी दीवारों पर सीढ़ियों की भांति संरचनाएं बनी होती हैं जो सोपान का निर्माण करती है। गॉर्ज के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मुख्य यानी बड़ी पट्टिका है? इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा है पैसिफिक प्लेट, ऑप्शन सी अरेबियन प्लेट, या ऑप्शन बी कोकोस प्लेट, या ऑप्शन डी फिलीपींस प्लेट। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, पैसिफिक प्लेट, जो कि एक बहुत बड़ा, पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है, तो इसलिए पैसिफिक प्लेट हमारा भी बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसका क्षेत्रफल 10.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इससे भी आप सोच सकते हैं कि कितना है बड़ा। देखिए, प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट एक मुख्य प्लेट है जिसके ऊपर प्रशांत महासागर का अधिकांश हिस्सा स्थित है। इसका क्षेत्रफल 10.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और यह पृथ्वी की सबसे बड़ी भौगोलिक प्लेट है। इस प्लेट की सीमा उत्तर में उत्तर अमेरिका प्लेट से, पूर्व में नाजका, हुआन दे फुका और कोकोस प्लेट से, दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट और पश्चिम में फिलीपींस सागर और हिंद ऑस्ट्रेलिया प्लेट से जुड़ती है। मतलब इसमें आपको मेन आपका मुद्दा है ये, मतलब कि ये कितना क्षेत्रफल इसका बड़ा है।
19 नंबर क्वेश्चन, स्थल मंडल यानी जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए देखिए, ऊपरी और निचले प्रवाह यानी जिसको मेंटल कहते हैं। ऑप्शन बी, पपड़ी और क्रोड। ऑप्शन सी, पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह, या ऑप्शन डी, प्रवाह और क्रोड। तो इसमें सबसे आप जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसको समझिए। इसको मतलब ये ऐसे अर्थ रहता है, ये मान लीजिए बीच है उसका थोड़ा मतलब कि शेप अच्छा नहीं बन पाया है, तो इसमें से मान लीजिए कि हमने इसको पीस काट के निकाला, ठीक, इसको 3 सतह में, तो ये हमारा होता है सबसे नीचे होता है, ये तो हमारा मेंटल होता है, ठीक, तो ये होगा नहीं, इसको काट दो। उसके नहीं, मेंटल नहीं, ये सबसे ये क्रोड होता है और उसके बाद आता है मेंटल, तो मेंटल नहीं होगा, क्रोड भी नहीं होगा, इसमें भी क्रोड है तो ये भी नहीं होगा। पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह, पपड़ी मतलब ये वाला और उसके ऊपर ठोस प्रवाह, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर भूपृष्ठ पर पाए जाने वाली पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह से बना होता है। यह जीव मंडल का महत्वपूर्ण भाग है। इसका निर्माण तत्व खनिज, सैलों तथा मिट्टी से हुआ है, जिसके अंतर्गत लोहा, तांबा, निकिल, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि आते हैं। खनिजों में बॉक्साइट, डोलामाइट, फेल्सपार आदि आते हैं। सेलों के रूप में आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल तथा मिट्टी के रूप में जलोढ़, दोमट, लैटेराइट मिट्टी आदि शामिल हैं। मतलब ये सारी जो इसमें जितनी भी चीज़ बताई गई है मतलब हमारे पृथ्वी के अपर क्रस्ट पर पाए जाते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, बृहद ज्वार भाटा किससे संबंधित है? मतलब हाई टाइड कब आता है? ऑप्शन ए देखिए, उच्च और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर। ऑप्शन बी, उच्च और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में निम्नतम स्तर। ऑप्शन सी, उच्च और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में कोई अंतर ना होना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकरण। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उच्च और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर। हाँ, जबकि हाई टाइड आएगा तो भी और और लो टाइड आएगा तो ये ज्वार और भाटा की मतलब कि कंडीशन को मैं बता देता हूँ। ये जो सन है और ये अर्थ है हमारा, ठीक, उसके बीच में आता है मून, इधर भी आ सकता है और मून इधर भी आ सकता है। तो जब सन से अट्रैक्शन फोर्स लगता है अर्थ पर, ठीक, और अगर इसी सीध में होता है मून भी तो डबल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो उस टाइम पर हाई टाइड आते हैं, ठीक, और जब मून इधर से घूमकर इधर आ जाता है तो उस टाइम लो टाइड आता है, और जब एक सीध में होते हैं तो आता है हमेशा, और इसको स्टेपी कहते हैं। ये जेड है और वाई, स्टेपी, इसको स्टेपी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो वैसे 2019 का पेपर है तो सब आया हुआ ही है। इसमें देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। उच्च और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर वाली स्थिति को वृहद ज्वार भाटा कहते हैं। वृहद ज्वार भाटा उस स्थिति में आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं। अभी बताया हमने, इसको स्टेपी भी कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति समुद्र का अधिक जल आकर्षित होता है, जिससे ऊंचे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार की स्थिति पूर्णमासी और अमावस्या उत्पन्न होती है। यही बात अभी हमने बताया है, जब उच्च और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में न्यूनतम अंतर होता है तो इस स्थिति को लघु ज्वार कहते हैं। वहीं लो टाइड। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु संहति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब गलत बताना है आपको। ऑप्शन है देखिए, वायु संहति या तो उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेश में बनता है। वायु संहति महाद्वीपों और इसके महासागर पर विकसित होता है। वायु संहति चक्रवातीय अवस्था में विकसित होता है। वायु संहति मौसम की स्थितियों को बदल देता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से गलत हो जाएगा, सही नहीं बोला है, क्योंकि वायु जो होता है, वायु जब आते हैं एक दूसरे मतलब ठंडे और गर्म, तो वहाँ पर चक्रवात का निर्माण होता है, क्योंकि
ठंडे जो होते हैं वो नीचे जाएंगे और जो है गर्म हवा ऊपर जाएगा और वहाँ पर चक्रवात बन जाएगा। इसको हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो इस तरह से मतलब चक्रवात में हवा चक्रवात के कारण से नहीं पैदा होता, हवा के कारण चक्रवात पैदा होता है। ये सही हो जाएगा। वायु संहति उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय प्रदेश में बनता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब पृथ्वी के रोटेशन के कारण वहाँ पर आता है वायु। और महाद्वीपों में एक इसके महासागर पर विकसित होता है, महासागर में भी उत्पन्न हो जाता है और मौसम की स्थितियों को भी बदल देता है। मतलब जब कोई भी जो वायु है कहीं पर जाएगा तो कोई मौसम चेंज कर सकता है, कभी गर्मी का कभी ठंडा का। देखिए ऑप्शन सी, वायु संहति राशि वायुमंडल में उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंध समानताएं होती है। ये जिस मार्ग पर चलती हैं उसकी तापमान और आर्द्रता सहित मौसम को भी बदल देती हैं। वायु राशि विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाले क्षेत्र में उत्पन्न होती है, अर्थात पूर्णतः स्थलीय या पूर्णतः सागरीय क्षेत्र, यानी पूर्णतः स्थल या पूर्णतः सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती है। मतलब कोई एक ही हो, मतलब पूरा स्थल या पूरा सागर ही सागर। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय वायु राशि या ध्रुवीय वायु राशि। यह भी बताया। वायु संहति चक्रवाती अवस्था में भी विकसित चक्रवात में नहीं विकसित होती, क्योंकि वहीं हवा होता है जो चक्रवात बनता है। 22 नंबर, ये हमारा जो 2019 का है वो फर्स्ट या सेकंड है, ये नहीं याद है, लेकिन ये 22 क्वेश्चन आया था। मतलब दोनों पेपर इसी में है। आगे भी एक क्वेश्चन देखिए 23, उसके बाद 24, मतलब आगे भी इसमें बहुत क्वेश्चन है, लेकिन हमको 22 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। मतलब एक पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी एक पेपर में 22 क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे गए। देखिए कंपोस्ट और लनोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, इसको बताना है आपको। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मध्य अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी पूर्व एशिया। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। देखिए उष्ण घास के मैदान सवाना तुल्य मैदान का विस्तार 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। ये घास के मैदान मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मध्य आते हैं। इस प्रदेश की जलवायु सहारा तुल्य तथा भूमध्य सागरीय जलवायु के मध्य की है। यह वार्षिक तापमान का लगभग 18 डिग्री होता है। यह क्षेत्र 10-20 इंच वृष्टि प्राप्त करते हैं। ये घास क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न नाम से जाने जाते हैं, जैसे कैंपोस वलोनोस साउथ अमेरिका, डॉन जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वेल्ड जो है अफ्रीका में, स्टेपीज मध्य एशिया, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में होते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक 22 क्वेश्चन ही रखेंगे, क्योंकि एक पेपर सॉल्व हो चुका है और टाइम भी मतलब बहुत हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा अंतिम पेज पर आते हैं। हाँ, तो अगर आपने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूला रिवीजन नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और एनडीए के लिए अच्छा है। तो इसमें अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं देखते हैं। 33 यानी और 11 क्वेश्चन, यानी देखिए पेपर 1 में आ गया 22 क्वेश्चन, यहाँ पर देखा था, मतलब एक पेपर में आ गया 22 क्वेश्चन और एक में आया है 11 क्वेश्चन। मतलब कोई भरोसा नहीं है कब मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। तो कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप तगड़ा मतलब बनाइए, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, और जहाँ से जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें।